हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बी2 लर्निंग। बच्चा आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और बच्चा नेम है चैप्टर का सीक्वेंस एंड सीरीज। और सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर है बच्चा इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, आसान है, मतलब बेहद आसान चैप्टर। मतलब ऐसे मान लो कि हल्का हल्का सा चैप्टर है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीधे सीधे 4 मार्क्स देके जाएगा जेई के अंदर, है ना। आपका कुछ लेगा नहीं, 4 मार्क्स देके जाएगा और मेहनत भी कम कराएगा क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस है, फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस है, इजीली अवेलेबल क्वेश्चंस है और एक टाइप के क्वेश्चंस करने के बाद उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा इजीली डूएबल है, ठीक है। और मजेदार क्वेश्चंस भी आते हैं ना, मजा भी आता है क्वेश्चंस को पढ़ने में, इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस मिलते हैं मोर और लेस, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं स्कूल की बात करूं, 11th क्लास स्कूल बोर्ड की बात करूं, स्कूल एग्जाम्स की बात करूं, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वीडियो में अपन इतना बेसिक से करेंगे, इतना स्टार्टिंग से करेंगे कि आपका वो आराम से क्लियर होता जाएगा। जेईई मेंस की बात करूं, एडवांस की बात करूं तो इंपॉर्टेंट है ही है, तब तो कुछ सोचना ही नहीं है। और इस चैप्टर के लास्ट वाले वीडियोस में बच्चा अपन ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करने, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि यार सर के वीडियोस देख के जो जो चीजें समझ आई है, अगर उन चीजों को समझ के मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना चाहूं तो कितने बन पा रहे हैं, तो यू विल फाइंड कि यार लगभग सारे हो जा रहे हैं, है ना, लगभग सारे हो जा रहे हैं, ऐसा पक्का है, ठीक है। तो एक पार्ट तो ये आ गया, इंपॉर्टेंट है, करना है, सारे वीडियोस देखने हैं ध्यान से, है ना। 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। 10th क्लास में भी आपने सेम चैप्टर पढ़ा है भाई, है ना, तो थोड़ा थोड़ा तो पुरानी यादें ताजा हो जाएगी। अगर बच्चा 11th में रिपीटर का बच्चा है तब तो पूरी यादें ताजा हो जाएंगी, है ना, उसने तो सारा पढ़ा है। अरे अब ना बात करते हैं कि सीक्वेंस है क्या, मतलब चैप्टर क्या अपना सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पहले मैं समझा दूं। सबसे पहले अपन बात करेंगे सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, उसके कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे। ऑल्दो सीक्वेंस से ऐसे डायरेक्टली कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, बट अपन जो जो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सब डिस्कस करेंगे, टाइप सारे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सीक्वेंस बनता क्या है, होता क्या है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट अपने पास सीरीज क्या होता है ना, सीरीज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट अपन बात कर देंगे प्रोग्रेशन क्या है भाई, प्रोग्रेशन में सारा कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी, एचपी, एजीपी, स्पेशल सीरीज, वो सारा कुछ 1 बाय 1 चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। आज अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई सीक्वेंस सीरीज चैप्टर का नेम है, तो सबसे पहले सीक्वेंस है क्या, ठीक। सीक्वेंस का सिंपल सा डेफिनेशन है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं। अ सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैव बीन अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल वे। मोर और लेस बोलना क्या चाह रहा है, मैं सीधी सरल भाषा में समझाता हूं। सरल भाषा में ऐसा कि यार आपने ना क्या करना है, बहुत सारे नंबर लेने हैं और नंबर को अरेंज कर देना है। अब वो जो नंबर्स है ना वो ऐसे अरेंज है कि कोई ना कोई स्पेसिफिक पैटर्न वो नंबर्स फॉलो कर रहे हैं, कोई भी पैटर्न हो, कोई ना कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अगर सारे नंबर्स के सारे नंबर्स उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो सारे नंबर जो है वो एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं, वो सारे नंबर्स एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं। पैटर्न कैसा, कोई भी रैंडम एग्जांपल उठाते हैं, है ना, एकदम बेसिक से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास नंबर्स कुछ इस तरह से, पहला नंबर दे रखा है 2, दूसरा नंबर दे रखा है 4, तीसरा नंबर दे रखा है 6, चौथा नंबर दे रखा है 8, पांचवा नंबर, अभी तो बेसिक्स है ना, एकदम सिंपल सा। अब मुझे समझ आ रहा है नंबर देखते कि चल क्या रहा है, अरे सारे इवन नंबर चल रहे हैं, है ना। 2 से स्टार्ट हुआ, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया। अब अगला नंबर पूछने को बोला जाए तो बता देंगे, 12 आ जाएगा, उसका अगला 14 आ जाएगा, उसका अगला 16 आ जाएगा, है ना। तो ये सारे नंबर्स क्या एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, क्या ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं कि 2 से ऐड होते जा रहे हैं। तो इसे अपन ने बोला एक सीक्वेंस है। कोई दूसरा एग्जांपल ट्राई करते हैं। अगर मैं कहता हूं लेट सपोज मेरे पास नंबर दे रखा है 1, देन नेक्स्ट नंबर मेरे को दे रखा है 8, 27, नेक्स्ट अपने पास यहां से आ रखा है लेट सपोज 64 एंड सो ऑन चलता जा रहा है। अगर अब इन नंबर्स को मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को एक ना पैटर्न मिलेगा, है ना, ध्यान से देखोगे तो पैटर्न मिलेगा। और पैटर्न कुछ ऐसा 1, 8, 27, 64 देखते ही थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा कि यार ये नंबर ना एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और पैटर्न बन रहा है कुछ ऐसा कि ये नंबर है 1 क्यूब, देन ये नंबर बन रहा है 2 क्यूब, देन ये नंबर बन रहा है 3 क्यूब, देन ये नंबर बन रहा है 4 क्यूब। मतलब मेरे को क्या समझ आ रहा है कि यार ये तो सारे नेचुरल नंबर्स के क्यूब बनते जा रहे हैं। मतलब अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं 1 क्यूब आ रहा है, सेकंड नंबर 2 क्यूब आ रहा है, थर्ड नंबर 3 क्यूब आ रहा है, तो अगर मेरे को नेक्स्ट नंबर 5th नंबर फाइंड करना होगा तो दैट विल बी 5 क्यूब, जो कितना होता है 125, दैट इज 125। तो यहां से मेरे पास ना नंबर समझ आ रहे हैं, सीक्वेंस समझ आ रहा है, मतलब जैसे कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब दिस इज अ सीक्वेंस, एकदम सिंपल। अच्छा, एक चीज और समझना, सीक्वेंस में कोई भी हो, चाहे सीक्वेंस हो, सीरीज हो, अभी अपन आगे एपीजीपी पढ़ेंगे, टर्म्स को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल सा, है ना, सिंपल सा सिंबल है जो अपन यूज करेंगे। सिंबल भी क्या मतलब जो पैटर्न है जिससे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे समझो कि जब भी फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करना है तो बेटा आप A1 लिखोगे,
सेकंड टर्म को रिप्रेजेंट करना है A2 लिखोगे, थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करना है A3 लिखोगे, फोर्थ टर्म को करना है A4 करोगे। या एक और मेथड जो जनरली मॉड्यूल्स यूज करते हैं T1, तो फर्स्ट टर्म 1 हो गया, टर्म 1 हो गया T1, टर्म 2 हो गया T2, टर्म 3 हो गया T3, और इसी तरीके से अपन टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर इज टू तरीका है ना, टू वेज है भाई, या तो A से कर दो या T से कर दो। अच्छा, उसके अलावा समझना, अगर इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते मेरे को किसी स्पेसिफिक nth टर्म की बात करनी है तो अपन an से या फिर उसे tn से रिप्रेजेंट करते हैं। तो an की बात करूं चाहे tn की बात करूं, दोनों किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एकदम क्लियर। तो अगर मेरे पास अभी सीक्वेंस का कुछ भी पूछा जा रहा है, लेट सपोज मैं इसी सीक्वेंस की बात करता हूं और इस सीक्वेंस का मेरे से पूछा जा रहा है nth टर्म, तो अभी मुझे देखते ही समझ आ रहा है कि nth टर्म जो होगा वो क्या बनेगा अपने पास, nth टर्म अपने पास बनेगा n क्यूब, और ये अपने पास आ गया स्पेसिफिकली nth टर्म। पॉइंट क्लियर। सो दिस इज सीक्वेंस, एकदम सिंपल। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। अब ऐसे समझो कि लेट सपोज क्वेश्चन अपने पास कुछ फॉर्म में दे रखा है। कैसा दे रखा है कि एक सीक्वेंस है और जिसका nth टर्म मेरे को दे रखा है कि लेट सपोज 2n+1 है ना। nth टर्म क्या है, 2n+1 है। पहला क्वेश्चन दिया सीक्वेंस बताओ। अब सीक्वेंस बताना है तो बता देंगे। अगर मैं इसी सीक्वेंस की A1 की बात करूंगा, मतलब n को किससे रिप्लेस किया, 1 से। n को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो जो 2 × 1+1 दिस विल बी इक्वल टू कितना, 2 × 1+1 विच इज इक्वल टू 3। अगर मैं A2 की बात कर रहा हूं, मतलब n को 2 से रिप्लेस करना है, दिस इज इक्वल टू 4 + 1 5। अगर A3 को रिप्रेजेंट करना है, दिस विल बी इक्वल टू 10 + 1 11 एंड सो ऑन। तो अगर मेरे को स्टार्टिंग की 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म या कोई भी टर्म फाइंड करने को बोला है तो वी कैन फाइंड। और क्या ऑपरेशन दे सकता है इसके अंदर, हो सकता है कि ऑपरेशन ऐसे दे दे कि आपको वैल्यू फाइंड करनी भाई A6 - A5 अपॉन A4। अब इसमें भी कौन सी बड़ी बात है, ये भी सीधा सीधा अप्रोच है भाई। A6 फाइंड कर लो, A5 फाइंड कर लो, A4 फाइंड कर लो। A6 फाइंड करेंगे मतलब n को 6 से रिप्लेस किया, ये हो गया 12 + 1 विच इज 13 माइनस अगर मैं यहां पे A5 की बात करूं, A5 मतलब n को किससे रिप्लेस करना है, 5 से रिप्लेस कर देना है। अगर n को 5 से रिप्लेस कर देंगे, 5 × 2 10 + 1 11 अपॉन A4 मतलब 4 से रिप्लेस कर दो, 4 × 2 8 + 1 9। सो दिस इज इक्वल टू अपने पास आ रहा भाई 2/9, और ये किसकी वैल्यू है, ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन दे रखी थी A6 - A5/A4। मैंने बोला ही था, या तो टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन AA यूज करेंगे, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, या फिर T1 T2 T3 सो ऑन। वो बुक्स टू बुक्स वेरी करता है। समझ आया यहां तक? आई होप एकदम क्लियर सी बात। सीक्वेंस होता क्या है, बनता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां से इस तरह के क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। डन। अच्छा, एक दो एग्जांपल ही देख लेते हैं और राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ nth टर्म इज दिए। अब मेरे को ना nth टर्म दे रखा है 2 to the power n अपॉन n। मतलब यहां से मुझे समझ आ रहा है कि अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूं तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि an इज इक्वल टू 2 to the power n अपॉन n। डन। अब इसमें मेरे को क्या फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करनी है। ये तो ऑलरेडी सीक्वेंस बताना है ना, तो सीक्वेंस बताना है तो अब A1 बताना होगा। तो A1 क्या बोलेगा, n को 1 से रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा 2 to the power 1 अपॉन 1 मतलब 2 आ रहा है। अगर A2 फाइंड करना है तो क्या करो, n को 2 से रिप्लेस कर दो, ये बन जाएगा अपने पास 2 to the power 2 विच इज 4 अपॉन 2 विच इज अगेन 2। ठीक है, अगर A3 फाइंड करना है मतलब 3 से रिप्लेस कर दो, 3 से रिप्लेस कर देंगे 3 2 to the power 3 8 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4 बन के आ रहा है। डन। अच्छा, अगर A4 फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा विच इज 16, तो 16 अपॉन 2 विच इज 8 एंड सो ऑन। में को जो भी टर्म फाइंड करनी है अपन कर सकते हैं एकदम स्मूथली, एकदम आसानी से। सेकंड क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं, ऑल्दो बहुत आसान है ना। मुझे लग रहा है कि ज्यादातर बच्चे मेरे से पहले कर चुके होंगे ना। मैं ये खत्म कर रहा हूं तब तक आपको मुझे लगता है यहां तक हो चुका होगा, बट नहीं भी हुआ है तो साथ के साथ देखते चलो और सॉल्व करते चलो। अभी क्या ही बोला है, अभी अपने को दे रखा है भाई सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि an जो है वो दे रखा है 3 + -1 to the power n अपॉन 3 to the power n। डन। अब अगर फाइंड करना A1 तो A1 फाइंड कर लो, सीक्वेंस फाइंड करना मतलब A1 A2 A3 फाइंड करना है। A1 क्या बनेगा यहां से, ये अपने पास बन गया 3 प्लस -1 की पावर n, -1 की पावर 1 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा -1 अपॉन में 3 to the power 1 विच इज 3, ये अपने पास आ जाएगा 2 अपॉन 3। अगर फाइंड करना है A2 तो A2 फाइंड कर लो, क्या ही दिक्कत है, ये बन जाएगा 3 -1 की पावर कितना 2, -1 की पावर 2 मतलब +1 अपॉन में अपने पास 3 की पावर 2 विच इज 9, दिस इज 4 अपॉन 9।
A3 फाइंड करना है, एक लास्ट फाइंड कर लो A3, क्या करना है, इनको 3 से रिप्लेस करो, दिस विल बी इक्वल टू 3 -1 के पावर 3 मतलब -1 अपॉन 3 टू द पावर 3 विच इज 27। ये बन रहा है अपने पास 2 अपॉन 27, और ऐसे ही करके फर्दर जितनी भी टर्म्स फाइंड करनी है वी कैन इजीली फाइंड। समझ आया? तो मतलब सीक्वेंस बोलता ही क्या है कि अपने को nth टर्म पता है, यानी कि nth टर्म अपने पास कोई भी स्पेस जो भी है वो पैटर्न फॉलो कर रही है, वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है। यहां पैटर्न बना 2 टू द पावर n बाय n, यहां पैटर्न बना 3 प्लस -1 टू द पावर n अपॉन 3 टू द पावर n। तो जो भी स्पेसिफिक पैटर्न वो सीक्वेंस की हर टर्म फॉलो कर रही है वही सीक्वेंस बनेगा, और वहां से nth टर्म वी कैन इजीली फाइंड। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब सीक्वेंस के बाद अपन बात करते हैं कि सीरीज क्या होती है ना। सीक्वेंस के बाद बात करते हैं सीरीज क्या होती है, समझ लेते हैं। एक बार मैं डेफिनेशन बोल देता हूं। By adding or subtracting, है ना, by adding or subtracting the terms of a sequence we get expression which is called a series। अगर ऐसा कुछ मतलब सीधा सीधा एकदम सिंपल सा कि अगर मेरे पास A1 A2 A3 A4 और ऐसे चलते चलते AN तक एक सीक्वेंस दे रखा है। AN तक क्या दे रखा है? सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है। अगर इनकी सारी टर्म को मैं एडिशन के फॉर्म में लिख दूं, सारी टर्म को एडिशन की फॉर्म में लिख दूं, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और ऐसे चलते 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 प्लस AN तक, तो अभी ये जो फॉर्म हो जाएगा इसी को बोलेंगे सीरीज। दैट्स इट। अगर सीक्वेंस समझ आ गया, सीक्वेंस की सारी टर्म्स को अगर एडिशन की फॉर्म में लिख दे तो जो नया पैटर्न फॉर्म हो रहा है इसी को बोलते हैं सीरीज। बस एकदम सिंपल सा, डन। अच्छा, इसमें एक चीज और समझ लेना, एक नई टर्मिनोलॉजी कि जब मेरे पास अगर सारे नंबर्स है ना, इनको रीड करने का अपने पास ये समझ आ गया A1 A2 A3 A4 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? किसी भी स्पेसिफिक टर्म को। इसी तरीके से उनके सम को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन SN यूज करते हैं। SN क्या बताता है? कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसका मतलब होता है सम of first n terms, sum of first n terms। और इसी को क्या बोला अपन ने? इसी को बोला अपन ने SN, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं S2 की बात करूं, इसका मतलब हो जाएगा A1 प्लस A2। अगर मैं S3 की बात करूं, दिस विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। अगर मैं S6 की 7 की बात कर रहा हूं, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 और ये चलता चलता A7 तक। इसी को बोला अपन ने कुछ गड़बड़ लिखा, हाँ भाई करेक्ट करो इसे। ये A7 ना होकर के क्या बन जाएगा अपने पास? S7। तो S2 S3 S4 S5 जो भी अपने को फाइंड करना है, मतलब सीधा सीधा ये कि अगर SN की बात करता हूं तो इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेकर कहां तक? AN तक। पॉइंट क्लियर? बहुत बढ़िया। और इसी को बोला सीरीज। सिंपल सिंपल, इसी को बोला सीरीज। बस इतना ही सीरीज के बारे में। अब प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं, जहां से एक्चुअल में आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल में चैप्टर आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है कि प्रोग्रेशन क्या होता है, कौन कौन सी प्रोग्रेशन है जो अपन पढ़ने वाले हैं। मैं एक बार बस बता देता हूं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको जनरली अपन क्या बोल देते हैं? एपी, है ना। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको समांतर श्रेणी। सेकंड अपने पास होता है जीपी, जिसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको अपन ने बोला जीपी। नेक्स्ट अपने पास होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और इसको अपन ने क्या बोला? हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो क्या बोल देंगे? HP बोल देंगे। और लास्ट अपने पास एक और आता है जिसको अपन बोलते हैं AGP, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको अपन बोलते हैं AGP।
ये बेटा 4 तरह की प्रोग्रेशन है जो इस पूरे चैप्टर में अपन पढ़ाई करेंगे और एक्चुअल में इनसे मेजरली क्वेश्चंस बनते भी है। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसकी बात करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये सारा कुछ। फिर बात करेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, वहां से फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी और जीएम की बात, एचपी और एचएम की बात, और लास्ट के अंदर एजीपी दैट इज अर्थमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। 10th क्लास तक के सिलेबस में अपन ये दो चीजें पढ़ के आए थे, एपी और जीपी का थोड़ा थोड़ा पार्ट। इसके आगे का सारा कुछ अपन स्टार्ट करते हैं और एपी के भी कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन अपन डील करते हैं। वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है कि यार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। डेफिनेशंस क्लियर है, मैं डेफिनेशन पे नहीं जाता, सीधा समझाता हूं। इतना सा समझो कि अगर कोई एक सीक्वेंस मेरे पास लिखा हुआ है, सीक्वेंस कैसा दे रखा है, सीक्वेंस दे रखा है जिसका फर्स्ट टर्म A1 दे रखा है, सेकंड टर्म A2 दे रखा है, थर्ड टर्म A3 है, फोर्थ टर्म A4 है, देन A5 है, और ये ऐसे 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 चलते चलते सेकंड लास्ट टर्म A ऑफ n-1 है और लास्ट टर्म AN है। मतलब A1 A2 A3 A4 से होते होते AN तक मेरे पास बहुत सारी टर्म्स दे रखी है, और ये सारी टर्म्स क्या है, ये सारे सीक्वेंस एक फॉर्म कर रहे हैं। अब ये जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब कहलाएगा भाई, जब ये ऐसा कोई पैटर्न फॉलो करे। कैसा पैटर्न फॉलो करे कि अगर मैं किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इक्वल आ जाए, इक्वल आ जाए। जैसे मैंने A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आना चाहिए A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करूं, ये आना चाहिए अगर मैं A4 में से A3 सब्ट्रैक्ट करूं, ये आना चाहिए A5 में से A4 सब्ट्रैक्ट करूं, और ऐसे चलते चलते जब मैं AN में से AN-1 सब्ट्रैक्ट करूं, सब कुछ बराबर आना चाहिए। और ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये एक वेरिएबल D के इक्वल आना चाहिए। इसको अपन वेरिएबल बोल देते हैं D, जिसको D क्या होता है, D अपने पास हो जाता है कॉमन डिफरेंस। तो D अपने पास कॉमन डिफरेंस होता है जो किसके इक्वल होता है, अगर मैं किसी भी टर्म में से उसके प्रीवियस वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। मतलब हो क्या रहा है एक्चुअल के अंदर कि अगर मैं फर्स्ट टर्म के अंदर एक नंबर ऐड करूं, सेकंड टर्म तो सेकंड नंबर मिल जाए, सेकंड टर्म में वही नंबर ऐड करूं तो थर्ड टर्म मिल जाए, थर्ड में वही ऐड करूं तो फोर्थ टर्म मिल जाए। ऐसे अगर मेरी सीरीज, ऐसे में अगर मेरी सीक्वेंस बढ़ रहा है इस ऑर्डर के अंदर तो उसी को अपन एपी बोलते हैं, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सिंपल समझ आता है। एक सीक्वेंस एबी कब कहलाएगा, जब किसी भी टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करूं तो रिजल्टेंट मेरे पास सेम आए। तो रिजल्टेंट क्या आ जाए, सेम आ जाए। एक एग्जांपल से पहले देख लेते हैं। अगर मैंने बोला कोई नंबर मेरे को इस फॉर्म में देखा है 10 में अगर मैं 4 ऐड कर रहा हूं तो 14 आ रहा है, 14 में अगर 4 ऐड कर रहा हूं तो 18 आ रहा है, 18 में अगर 4 ऐड कर रहा हूं तो 22 आ रहा है, इसमें 4 ऐड कर रहा हूं 26 आ रहा है, और ये इसी ऑर्डर में चलता जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि मैं अगर हर बार 4 ऐड कर रहा हूं तो नई टर्म मेरे पास आ जा रही है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। अगर मैं इस तरह से भी प्रूव करूं तो मैं देख सकता हूं कि भाई जब मैंने 14 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो किसके बराबर आ रहा है, जब अपन 18 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो किसके बराबर आ रहा है, जब मैं 22 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और ये बराबर किसके चल रहा है, 4 के चल रहा है। मतलब किसी भी टर्म में से अगर पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और इसी 4 को क्या बोलेंगे, D बोलेंगे, यानी कि कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। एकदम सिंपल क्या समझ आया, इसी को क्या बोलते हैं अपन, एपी बोलते हैं। मतलब सीक्वेंस कैसे चल रहा है कि हर टर्म में D ऐड करूंगा तो नई टर्म मिल जाएगी, फिर D ऐड करूंगा तो नई टर्म मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एकदम क्लियर है ना, बढ़िया, आगे बढ़े। तो यहां से एपी तो अपने को समझ आ गई है ना। अब इसमें अगर मैं फर्दर बात करूं तो मुझे क्या समझ आ रहा है कि सीक्वेंस बन कैसे रहा है ना। सीक्वेंस कैसे बन रहा है कि फर्स्ट टर्म मेरे पास थी A1। अच्छा, फर्स्ट टर्म को ना मैं लेट सपोज फर्स्ट टर्म यानी कि A1 को अगर मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मेरे पास सेकंड टर्म अगर मैं फाइंड करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, A के अंदर D ऐड करना पड़ेगा, A के अंदर D ऐड करना पड़ेगा, तो A प्लस D क्या हो गई, सेकंड टर्म हो गई। थर्ड टर्म अगर मैं निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा, A2 के अंदर D ऐड करना पड़ेगा, यानी कि A2 क्या था, A2 था A प्लस D, और इसमें D ऐड कर दूंगा तो कितना बन जाएगा, A प्लस 2D। डन। अच्छा, अगर मेरे को अब A4 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, A3 में D ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, A3 था A प्लस 2D, इसमें D ऐड कर लूंगा तो आ जाएगा A प्लस 3D। अभी ना पैटर्न एकदम क्लियरली आइडेंटिफाई हो चुका होगा। पैटर्न क्या बन रहा है, फर्स्ट टर्म अगर A है तो सेकंड टर्म क्या बन रहा है, A प्लस D, थर्ड टर्म क्या बन रहा है, A प्लस 2D, फोर्थ टर्म क्या बन रहा है, A प्लस 3D। यानी कि अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करूं तो मुझे क्या समझ आ रहा है कि फर्स्ट टर्म तो अपने पास जो आ रही है वो अपने पास आ रही है A, सेकेंड टर्म अपने पास आ रही है A प्लस D, थर्ड टर्म अपने पास आ रही है A प्लस 2D,
देन अपने पास आ रही है a प्लस 3d, और यही पैटर्न फॉलो होता जाएगा डन। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म क्या है, a प्लस डी, सेकेंड a प्लस डी, थर्ड a प्लस 2d, फोर्थ a प्लस 3d। तो अगर मैं nth टर्म की बात करूंगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 क्यों हो रहा है भाई, n की जगह n माइनस 1 क्यों है, क्योंकि क्लियर समझ आ रहा है, फर्स्ट टर्म में 0 है, d है, सेकेंड टर्म में 1d है, थर्ड टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d है, तो nth टर्म में कितना हो जाएगा, n माइनस 1d। और यहीं से मेरे को समझ आ गया कि यार अगर मेरे को इस सीक्वेंस का कोई भी स्पेसिफिक टर्म, जनरल टर्म an या tn फाइंड करना है, तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला मेरे पास बन के आ रहा है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, जहां पे a किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, a रिप्रेजेंट कर रहा है अपने फर्स्ट टर्म को, a रिप्रेजेंट कर रहा है अपने यहां पर फर्स्ट टर्म को, डी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन डिफरेंस, और एन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस भी नंबर ऑफ टर्म की बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मैं 4 टर्म की बात करूं तो n 4 है, 5th टर्म की बात करूं तो n 5th है, 7th टर्म की बात करूं तो 7 है, और 8th की बात करूं तो 8th है। मतलब बेसिकली ये मेरे पास सीधा सीधा फॉर्मूला जनरेट हो गया कि यार nth टर्म फाइंड करनी, तो फॉर्मूला क्या हो गया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर 4 चीजें आ गई, a n और d, 4 चीजें। अगर 4 में से कोई भी 3 चीजें पता है तो वी कैन इजीली फाइंड फोर्थ वन, है ना, इजीली फाइंड फोर्थ वन। तो अपने को करना क्या होता है, अपने को हमेशा फॉर्मूला लिखना और सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर देना। कैसे समझना, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कुछ इस फॉर्म के अंदर दे रखा है, देखो d अगर पता है, a अगर पता है, तो tn फाइंड कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। एग्जांपल समझना, अगर लेट सपोज मेरे को दे रखा है कोई एक सीक्वेंस 15, देन नेक्स्ट मेरे को दे रखा है 21, देन नेक्स्ट 27, और ये इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, और मेरे को किसी ने बोला कि यार 8 10 फाइंड करके बता, 8 10 फाइंड करके बता। ठीक है, तो कर लेते हैं। a 10 के लिए मुझे फॉर्मूला क्या बनेगा, a 10 जो होगा फॉर्मूला बनेगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a की वैल्यू कितनी है, पहले क्या क्या चाहिए अपने को, एक तो a चाहिए। अच्छा, a कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पे साफ दिख रहा है 10 15 है, फर्स्ट टर्म a है, फर्स्ट टर्म a है, मतलब a कितना आ रहा है अपने पास, a अपने पास आ रहा है 15, तो a आ गया 15 प्लस एंड अपने पास ऑलरेडी 10 मैंने लिख दिया, तो 10 माइनस 1 विच इज 9, और d चाहिए भाई। और d कहां से मिलेगा, किसी भी टर्म में से अगर पिछली टर्म को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, d आएगा, दैट इज 21 माइनस 15 विच इज 6, तो यहां पे आ गया 6। डन, सो दिस इज इक्वल टू 15 प्लस 54 विच इज 69, एंड दिस इज 10th टर्म। तो अगर एपी में कोई भी स्पेसिफिक nth टर्म फाइंड करनी है तो बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। a पता है, d पता है, तो सीधे फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखें। अच्छा, क्वेश्चन अपने को एग्जांपल इसी फॉर्म का दे रखा है, एपी का ही, और ये nth टर्म से रिलेटेड ही है कि इफ t54 का मतलब टर्म 54 माइनस 61 दे रखा है ना, तो यहां से अपने को दे रखा है कि टर्म 54 जो है वो दे रखा है माइनस ऑफ 61। टर्म 54 का मतलब वही है भाई a54, कंफ्यूज मत हो जाना। तो a54 कितना दे रखा है, माइनस 61। अच्छा, इसका मतलब मुझे यहां से क्या निकल रहा है, यहां से निकल रहा है a54 का मतलब a प्लस n माइनस 1, यानी कि 53d, जो कितना आ गया, जो आ रहा है 61 नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। बढ़िया, नेक्स्ट अपने को क्या दे रखा है, T4 64 दे रखा है। T4 का मतलब A4, तो A4 यानी कि T4 इज इक्वल टू 64, और यहां से A4 का मतलब A प्लस 4 माइनस 1 मतलब 3D, और जो कितना दे रखा है, ये अपने को दे रखा है 64। करना ही क्या है भाई, फाइंड करना है अपने को T10 फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, A चाहिए, D चाहिए, क्वेश्चन खत्म। निकाले, बहुत बड़े, निकालो भाई, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल, और यहां से अपने पास आ जाएगा 50d। अच्छा, 50d किसके इक्वल आ रहा है, दोनों माइनस माइनस आ रहा है 5 125, वो भी नेगेटिव, और d अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस 125 अपॉन 50 विच इज माइनस 5 अपॉन 2। ये मेरे पास आ गई d की वैल्यू, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, d की वैल्यू। सब्ट्रैक्ट किया, यहां से यहां कैंसिल, ये अपने पास 50d पॉजिटिव, और वहां से अपने पास आ गया माइनस 125, इधर ट्रांसपोज किया, डिवाइड करो, माइनस 5/2 आ गया d की वैल्यू। फाइंड क्या करना है अपने को, T10 फाइंड करना है। एक बार लिख लेते हैं, फाइंड क्या करना है भाई, फाइंड अपने को करना है T10। अच्छा, T10 का मतलब क्या हो जाएगा, T10 का मतलब हो जाएगा a प्लस 9d। चाहिए क्या क्या, एक तो a की वैल्यू चाहिए और एक 9 की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू तो मिल चुकी है, 9 की वैल्यू फाइंड कर दे। अच्छा सॉरी, d की वैल्यू तो मिल चुकी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू फाइंड कैसे करें भाई,
डी की वैल्यू को पुट कर दो भाई किसी के अंदर भी, यहां पुट करेंगे तो मुझे पता है कि भाई a प्लस 3d कितना दे रखा था, 64 दे रखा था। a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या निकाली, माइनस ऑफ 5/2 एंड दिस इज इक्वल टू 64। यहां से a निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 64, माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस 15/2। यही आएगा भाई, यहां से सॉल्व करेंगे, माइनस का उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 15/2। एलसीएम लिया, सॉल्व करोगे तो जाएगा 128 प्लस 15/2 विच इज इक्वल टू 133, 143, 143/2। ये मेरे पास आ गई किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। क्वेश्चन में पुट करो, सॉल्व करो। t10 चाहिए तो t10 आ जाएगा a विच इज 143/2 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू आ रहा है -5/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। कर ही देते हैं, काम करते हैं। दिस इज 143/2 प्लस की जगह कर दो माइनस, माइनस साइन लगा दिया यहां पे 45/2। क्वेश्चन खत्म। एलसीएम इज 2, एलसीएम इज 2 और यहां पे अपने पास कितना आ रहा है 53881 एंड 188/2 इज आंसर। गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया, करेक्ट करो भाई, करेक्ट करो भाई, करेक्ट करो। हाँ भाई करेक्ट करेंगे, अपने पास कितना आ रहा है 589 98/2 विच इज इक्वल टू 49। फाइन क्या करना था, फाइन करना था भाई, फाइन करो a10 तो a10 मेरे पास आ रहा है 49। बस यही आंसर है। हट जाता हूं, देख लो। ऑल्दो एकदम हलवा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, बट स्टिल करने का क्या था, अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे ना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे। तो अपन ये क्वेश्चन लिया, a 64 दे रखा, 54 दे रखा था, वहां से a प्लस 53 डी आ गया। a 4 दे रखा था अपने को, वहां से a प्लस 3d आ गया। सबट्रैक्ट करा, d की वैल्यू आई, पुट करा किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट और सेकंड किसी में पुट करा, a की वैल्यू भी आ गई, a आ गया, d आ गया, जो चाहिए था उसमें पुट करा, क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया, मिल गए मार्क्स। बढ़ जाओ आगे, बढ़ जाए भाई, बढ़ गए, डन। अब यहां पे देखते हैं, अगेन एक एग्जांपल दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस। अभी क्या है भाई, अभी अपने को ना nth टर्म नहीं फाइंड करनी है ना, ना अपने को कुछ और, अपने को यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। मतलब अपने को बेसिकली, अगर ध्यान से समझे तो बेसिकली अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है n। देन दे क्या रखा है, a दे रखा है अपने को जो है फर्स्ट टर्म विच इज 4, d वी कैन फाइंड 12 माइनस 4 विच इज 8। तो d आ गया है, a आ गया है, ये दे रखा है अपने को, फाइंड करना है n की वैल्यू। अच्छा फॉर्मूला लिखो, हमेशा फॉर्मूला लिखने की आदत डाल लो, खासकर शुरू के केसेस के अंदर, शुरू की स्टेज के अंदर। जब फॉर्मूला लिखोगे तो आपको फॉर्मूला याद होता जाएगा, उसकी एप्लीकेशन समझ आएगी, कहां पे अप्लाई करना है, क्या क्या गिवन है, क्या क्या फाइंड करना है, लिखोगे तो आधा क्वेश्चन बोर्ड पर हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो a n का फॉर्मूला अपने को पता है भाई, a प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 इंटू टी, डन। अच्छा a n क्या दे रखा है, मतलब लास्ट टर्म, तो वो भी दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है 108, लास्ट टर्म दे रखा है। a अपन ने फाइंड कर लिया 4 है, n अपने को पता था, यहाँ पर n माइनस 1 अपने को नहीं पता, तो n माइनस 1 को ऐसे कैसे लिखा, और d की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, खत्म क्वेश्चन। सिंगल है, लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल है, n फाइंड करना है, हलवा क्वेश्चन है, बचा ही नहीं क्वेश्चन में। यानी कि फॉर्मूला पता है तो सीधे सीधे जो चीजें गिवन थी उसको यूज करा, फॉर्मूले पुट किया, गेट द आंसर। यहां सॉल्व करोगे 4 इधर आएगा तो हो जाएगा 104/8 इज इक्वल टू n माइनस 1। फर्दर सॉल्व करें तो भाई कितना आ जाएगा अपने पास 8 2 13 इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड n अपने पास आ रहा है भाई 14 विच इज फाइनल एंड करेक्ट आंसर। क्या ये पॉइंट भी समझ आता है ना, एकदम सीधा। अगर nth टर्म दे रखी है तो फाइंड कर, अगर अपने को nth टर्म पूछे तो वो फाइंड कर सकते हैं an के फॉर्मूले से। अगर nth टर्म दे रखी है और नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है तो भी सेम फॉर्मूला लगाया, बस जो चीज अननोन था उसको वेरिएबल रहने दिया, लास्ट में उसकी वैल्यू फाइंड कर दी। क्लियर है ना, मैं हट गया हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। ऑल्दो एकदम इजी था, मुझे पक्का पता है कि आप सबका हो गया होगा, है ना, बट मैं फिर भी मान लिया कि चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। अभी सही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। और बहुत बार बच्चों को इजी लगते हुए भी गड़बड़ कर देते हैं, है ना, तो वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर बता रहा हूं। Find the number of 2-digit numbers which are divisible by. Find the number of 2-digit numbers which are divisible by. पहला क्वेश्चन है 3 और 5, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 3 and 5 बोथ, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है 3 और 5 बट नॉट बाय बोथ। पहला चीज तो मैं बता दूं, जब भी और आता है, अंग्रेजी वाला और, हिंदी वाला और नहीं, अंग्रेजी वाला और, तो जब भी अंग्रेजी वाला और मतलब और अपने पास आ रहा है ये वाला, इसका मतलब है भाई, तो स्क्रीन ही अपनी आगे पीछे हो गई, सेट कर ले,
हो गई भाई, चल थोड़ा सा और शिफ्ट कर ले, बस भाई। चलो भाई आगे शुरू करते हैं। तो अगर जब भी अपने पास ये दे रखा है कि 3 और 5, तो 3 और 5 का मतलब होता है कि 3 से हो डिविजिबल तो भी चलेगा, 5 से डिविजिबल हो तो भी चलेगा। मतलब कंपलसरी नहीं कि दोनों से हो, दोनों में से किसी भी एक से हो चलेगा। 3 एंड 5 का मतलब क्या होता है? 3 एंड 5 का मतलब सीधा सीधा होता है कि यार एंड मतलब ये भी काम हो और ये भी काम हो, मतलब 3 से भी डिविजिबल हो रहा हो और 5 से भी डिविजिबल हो रहा हो। और अगला तो फिर जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करेंगे, है ना। क्वेश्चन की बात तो माननी है। एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं भाई यहां पर कि पहला क्वेश्चन की 3 और 5 से डिवाइड करना है। 3 और 5 का मतलब 3 से हो चलेगा, 5 से हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो सारे 2 डिजिट नंबर ले लो जो 3 से डिविजिबल है, सारे के सारे 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3। तो सबसे छोटा नंबर 2 डिजिट का जो 3 से डिविजिबल है विच इज 12, पता ही अपने को। नेक्स्ट 3 से डिविजिबल नंबर ऑफ कोर्स 15 होगा, नेक्स्ट 3 से डिविजिबल नंबर ऑफ कोर्स 18 होगा, और ये ऐसा ही पैटर्न चलता जाएगा चलता जाएगा। कब तक? जब तक 2 डिजिट नंबर और 3 से डिविजिबल है। इतनी नॉलेज अपने को है भाई, ये जो बनेगा वो 99 बनेगा। अगर बड़ा नंबर होगा तो कैसे करते हैं वो भी मैं भी समझा दूंगा। यहां 2 डिजिट था तो 99 है, तो मुझे समझ आ रहा है कि यार ये तो ना एक एपी बन गई है जिसका फर्स्ट टर्म मेरे को दे रखा है, जिसका फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। जिसका कॉमन डिफरेंस आई कैन फाइंड, क्या फाइंड हो जाएगा? 3। जिसका ए एन भी मैंने फाइंड कर लिया, कितना? 99। और फाइंड क्या करना है? एन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है ना। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है। तो मैं क्या करूं, पहले मैं वो फाइंड कर लेता हूं सारे नंबर्स जो 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल फाइंड करना मैंने ऐसे देखा, और यहां से फाइंड भी कर लेता हूं साथ के साथ। तो एन निकल के आएगा भाई, ए एन विच इज 99 इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज 3। सॉल्व करें इसको, फर्दर सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेते हैं, जहां पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 ओनली, है ना, विच आर डिविजिबल बाय 3। डन। तो सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है भाई? 87 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, 3 2 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और आई कैन से n कितना आ रहा है भाई? n आ रहा है 30। n कितना आ गया? n आ गया 30। कोई कंफ्यूजन नहीं, है ना, एकदम क्लियर n की वैल्यू 30। मतलब 30 ऐसे नंबर्स हैं जो 2 डिजिट नंबर्स है, और वो किससे डिविजिबल है? वो सारे 3 से डिविजिबल है। सेकंड पॉइंट, डिविजिबल 5। ये मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं, नंबर डिविजिबल बाय 3। ये आ गए नंबर डिविजिबल बाय 3। अब नंबर निकाल लेते हैं जो 5 से डिविजिबल हो। तो अगेन 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो 5 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स 10, फिर 15, फिर 20, और ये चलता 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 कहां तक जाएगा? लास्ट नंबर 2 डिजिट का वो क्या बनेगा? 95। ठीक है, ये तो अपने पास फर्स्ट चीज फाइंड करी, ये सेकंड चीज फाइंड करी, 95। अच्छा अभी क्या करो, अभी इनके नंबर्स निकाल लो। सेम अप्रोच, ए मेरे को कितना दे रखा है इस केस में? 10। डी कितना फाइंड किया अपने? 5। ए एन कितना पता चल रहा है? 95। फाइंड क्या करना था? एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लो। तो यहां से अपने पास ए एन विच इज 95 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज 5। सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ रहा है 85, सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ रहा है भाई। यहां से अपने पास कितना आ रहा है? 17 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि n अपने पास आ गया 18। n अपने पास कितना आ गया? 18। मतलब 18 कौन से नंबर से? नंबर डिविजिबल बाय 5। तो अब वो सारे नंबर्स आ गए जो 5 से डिविजिबल है, वो सारे नंबर्स आ गए जो 5 से डिविजिबल है। तो यार क्या किया अपने? 3 के डिविजिबल नंबर्स फाइंड कर लिए, सारे 2 डिजिट के नंबर जो 3 से डिविजिबल है, सारे 2 डिजिट नंबर जो 5 से डिविजिबल है। तो मतलब अगर मेरे को सीधा सीधा दिखे तो मैं ऐसा कर लूं कि 30 और 50 18 को ऐड कर लूं, और 48 नंबर से जो 3 से या 5 से डिविजिबल है ना। एक चीज अगर ये दिमाग में आ रही है, मतलब रुक जाओ, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। गलती क्या कर रहे हो वो ध्यान से समझना। जब आपने फ्लो में ऐसा कर रहे हो, तो आप फ्लो में या अनइंटेंशनली ऐसे नंबर्स
कौन से नंबर्स? वो सारे नंबर्स जो 5 से भी डिविजिबल थे और 3 से भी डिविजिबल थे, उनको आपने 2 बार काउंट कर लिया। जैसे 15 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। अगला नंबर 30 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। 45 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। मतलब मैंने कुछ नंबर्स ऐसे देख लिए जो 2 बार आ रहे थे और मैंने उनको 2 बार काउंट कर लिया, जबकि काउंट तो एक ही बार करना है ना, जबकि काउंट तो एक ही बार करना है। तो कौन से नंबर से जो एक्स्ट्रा आ गए, एक्स्ट्रा कौन से नंबर्स आ गए? वो सारे नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है ना, वह सारे नंबर जो 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल, मतलब नंबर्स डिविजिबल बाय बोथ। ठीक है, तो वो कौन से हो जाएंगे? मतलब सीधा सीधा समझना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि यार ऐसा नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो सीधा सीधा निकाल लो वो सारे नंबर जो इनके एलसीएम से डिविजिबल है। किसके एलसीएम से? 3 और 5 के। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना? 15, देन 30, देन 45, और ऐसे करते करते लास्ट नंबर 90 आ जाएगा। अगेन एक और एपी बन गई। nth टर्म दे रखी है, ए दे रखी है, डी दे रखा है, फाइन क्या करना है? एन फाइन करना है, तो कर लो। सेम चीज 90 इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी इज 15। सॉल्व करोगे तो अपने पास आएगा 75 अपॉन 15 इज इक्वल टू n-1। सॉल्व करने पर अपने पास n जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 6। n कितना आ जाएगा? 6। मतलब 6 ऐसे नंबर्स थे जो मैंने यहां भी काउंट कर लिए और यहां भी काउंट कर लिया। अब इसके बाद में कैलकुलेशन का पार्ट खत्म है, सीधे वैल्यू उठाओ और आंसर निकालो। कैसे समझना है ना, 1 बाय 1 करके स्टार्ट करता हूं। पहले क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? पहला क्वेश्चन मुझे बोल रहा था वो सारे नंबर चाहिए जो 3 या 5 से डिविजिबल हो, है ना। तो मैंने क्या किया, पहले सारे के सारे 3 के डिविजिबल निकाल लिए। 3 के डिविजिबल कितने निकले भाई? 30 निकले। फिर सारे के सारे 5 के डिविजिबल निकाल लिए और ऐड कर दिया, वो कितने निकले थे? 18। ऐसा करने में मैंने क्या गलती कर दी, मैंने क्या लापरवाही कर दी कि मैंने कुछ नंबर्स को 2 बार ऐड कर दिया। कौन से 2 नंबर्स को 2 बार ऐड करा? जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल थे। अच्छा, तो जिनको 2 बार ऐड किया उनको घटाना पड़ेगा, घटा दो। कितने नंबर्स थे ऐसे? 6 नंबर्स थे, तो माइनस कर दिया 6 और ये मेरे पास आ जाएगा आंसर। कितना आ रहा है भाई? 18 6 गए 12 प्लस 30 42, मतलब 42 ऐसे नंबर्स हैं जो 3 या 5 से डिविजिबल है। समझ आया? सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट में ले रहा हूं। 3 एंड 5 बोथ, मतलब भाई 3 से भी डिविजिबल हो कंपलसरी, 5 से भी डिविजिबल हो कंपलसरी, मतलब सीधा सीधा एलसीएम से डिविजिबल हो। मतलब ये नंबर कितने हैं? 6 हैं। आगे आंसर, आगे आंसर। समझ आया है ना, क्लियर है। थर्ड पॉइंट, स्पेस कम है, यहां यूज कर लेते हैं भाई, है ना, बुरा मत मानिएगा, गुस्सा मत होइएगा। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्या बोल रहा है अपने को? 3 और 5 बट नॉट बाय बोथ। तो कितने नंबर है जो 3 या 5 से डिविजिबल है? 42 नंबर है। चेक कर लिए मैंने, अभी अभी कैलकुलेट किया था, फर्स्ट पार्ट निकाला, बिल्कुल निकाला। ठीक है, अब इसमें से कौन से नंबर्स हैं जो सब्ट्रैक्ट कर देने हैं? कौन से नंबर है जो नहीं चाहिए भाई? ये सारे नंबर नहीं चाहिए। कौन से नंबर? जो दोनों से डिविजिबल है, मतलब 6 नहीं चाहिए, तो -6 भी कर दो। तो अभी जो मेरे पास आंसर बचेगा ये कितना आ रहा है? 36। तो 36 कौन से नंबर से? वो नंबर है जो 3 या 5 से तो डिविजिबल है लेकिन दोनों से डिविजिबल नहीं है। आराम से देखो, समझो, क्वेश्चन खत्म है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक बार वापस से ब्रीफ करता हूं। अपने को क्या करना था? अपने को सारे के सारे 2 डिजिट नंबर के चाहिए, 2 डिजिट के नंबर चाहिए जो या तो 3 से डिविजिबल हो, 5 से, ऐसा करके कुछ कंडीशन दे रखी है। 1 बाय 1 चेक करें। 3 और 5 है ना, जो 3 से हो या 5 से हो। मैंने चेक करा कितने नंबर से जो 3 से डिविजिबल है 2 डिजिट के? 30। कितने जो 5 से है? 18। तो 30 और 18 आ गया सॉरी। और इसमें कुछ ऐसे नंबर्स आ गए जो 2 बार काउंट हो गए। कौन से? जो दोनों से डिविजिबल थे, जो दोनों में कॉमन थे, जो दोनों का इंटरसेक्शन था। वो कितने? 6। तो टोटल में से यानी कि 30 प्लस 18 को ऐड करके 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये नंबर वो बच गए जो 3 या 5 से डिविजिबल है ना। 3 से भी हो 5 से भी हो चलेगा, दोनों से हो तो भी चलेगा, बट वो आ गया। सेकंड केस बोल रहा है भाई दोनों से होना कंपलसरी, 3 से भी हो और 5 से भी हो। मतलब क्या? मतलब दोनों के एलसीएम से हो। दोनों के एलसीएम से हो मतलब कितने नंबर है? 6 नंबर है। वो तो सीधा सीधा क्वेश्चन निकला पड़ा है, सीधा सीधा आंसर आ गया। बढ़िया। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, 3 और 5 बट नॉट बाय बोथ। ये बोल रहा है 3 और 5 से हो लेकिन दोनों से ना हो, है ना। वो नंबर चाहिए जो या तो केवल 3 से हो या केवल 5 से हो। मतलब ये मैंने नंबर निकाले 42, जो 3 या 5 दोनों से है या 3 या 5 में से किसी एक से या दोनों से।
ठीक, इसमें से अगर मैं वो सब्ट्रैक्ट कर दूं जो दोनों से है तो बच जाएंगे कौन से, जो या केवल 3 से या केवल 5 से। तो भाई 42 में से अगर मैंने 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना, 42 में से इस 6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 36 नंबर्स बच रहे हैं। और ये 36 कौन से नंबर्स हैं, ये 36 वो नंबर्स हैं जो 3 या 5 से डिविजिबल है लेकिन दोनों से नहीं है, दोनों में से किसी एक से ही है। और यही अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। क्लियर है, बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अभी हटा देता हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। और अब बढ़ जाते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल की तरफ क्या बोल रहा है कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव in first positive number in the sequence -64, -58, -52 and so on। ध्यान समझना, है ना। ये क्वेश्चन, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे कंसीडर करो कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, कैसा क्वेश्चन है कि जब अपने को एक सीक्वेंस दे रखा है ना, अब वो सीक्वेंस कैसा होगा समझना। अगर सीक्वेंस मेरे पास पॉजिटिव ही है और वो पॉजिटिव की तरफ ही बढ़ रहा है कि शुरू भी पॉजिटिव से हो रहा है, डी भी पॉजिटिव है, जैसे लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं पहला नंबर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है और ऐसे करके बढ़ रहा है, दिख रहा है एपी है, डी भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव। अब मेरे को अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया और मेरे को बोला जाए कि यार इसमें फर्स्ट पॉजिटिव टर्म बताओ, तो फर्स्ट पॉजिटिव तो ये रहा 10 है। लास्ट पॉजिटिव बताओ, तो लास्ट पॉजिटिव तो कुछ है ही नहीं, क्यों, क्योंकि तो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है ना, ये तो पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। अगर बोले फर्स्ट नेगेटिव बताओ तो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो बनेगा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। क्वेश्चन बनने की कंडीशन क्या बनेगा, जैसा इस केस में था कि भाई नेगेटिव था, अब धीरे 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 बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं पे लास्ट नेगेटिव भी आएगा और कहीं ना कहीं से फर्स्ट पॉजिटिव स्टार्ट भी होगा। तो लास्ट नेगेटिव भी वी कैन फाइंड और फर्स्ट पॉजिटिव भी वी कैन फाइंड। क्लियर है ना, क्लियर है। तो या तो क्या हो, ए पॉजिटिव हो तो डी नेगेटिव होना चाहिए, ताकि गिरते 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 पॉजिटिव खत्म हो और नेगेटिव शुरू हो। अगर ए नेगेटिव है तो डी पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि गिरते गिरते बढ़ते 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 नेगेटिव खत्म हो और पॉजिटिव स्टार्ट हो। मतलब क्या कि अगर ए पॉजिटिव है तो डी का क्या होना जरूरी है, नेगेटिव। और अगर ए नेगेटिव है ना, अगर ए नेगेटिव है तो डी का क्या होना जरूरी है, पॉजिटिव। तो दोनों में से कोई एक केस आएगा तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस को अपन डील कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन अपने को दे रखा है ऐसा कुछ और अपने को बोला है इसका फर्स्ट पॉजिटिव और लास्ट नेगेटिव, या फिर लास्ट नेगेटिव और फर्स्ट पॉजिटिव बताओ। ठीक, ध्यान से समझना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना है, आप ऐसे समझो कि नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में जाने की दीवार, वो दीवार कौन है, वो दीवार है जीरो। क्योंकि जीरो क्या है भाई, जीरो किसी भी कलर का नहीं है ना, जीरो किसी के भी साइड नहीं है। जीरो बोलता है यार ना तो मैं पॉजिटिव हूं ना ही मैं नेगेटिव हूं। अगर तुम मेरे इस तरफ हो तो तुम पॉजिटिव हो जाओगे और मेरे इस तरफ हो तो तुम नेगेटिव हो जाओगे, ऐसा कुछ है ना। यानी कि अगर अपने पास जीरो के इधर जा रहे हो तो पॉजिटिव है, इधर जा रहे हो तो नेगेटिव है। करेक्ट, मतलब जीरो अपनी कुछ बात नहीं बोल रहा, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। तो मैं काम करता हूं, मैं मान लेता हूं कि सीक्वेंस का, क्या मान लेता हूं कि सीक्वेंस का कोई एक टर्म जीरो है। अच्छा, जरूरी तो नहीं है कोई एक टर्म जीरो हो सकता है हो सकता है ना हो। मैं दोनों केस की बात वन बाय वन करूंगा, ठीक है, दोनों केस की बात वन बाय वन करूंगा। तो पहले मैं इसी केस को ले लेता हूं, है ना, और मैं बोल देता हूं कि यार इसका कोई एक टर्म जीरो है, मतलब इसकी कोई एक nth टर्म a n जो होगा वो जीरो होगा। जरूरी नहीं है हो, जरूरी नहीं है हो, है ना, हो सकता है ना हो। मैं एक बार मान लेता हूं कि a n जीरो है, माना। अब a n को जीरो मानने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, अब nth टर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले a क्या दे रखा है भाई, a मुझे दे रखा है -64। d क्या दे रखा है, d अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे पता है d पॉजिटिव आएगा और वो कितना आ रहा है, d आ रहा है भाई 6 आ रहा है, ठीक है। तो a पता है, d पता है, an पता है मेरे को, और n फाइंड करना करो। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहां से an कितना आ जाएगा भाई, an मेरे पास आएगा 0 इज इक्वल टू a कितना अपने पास दे रखा है -64 प्लस n माइनस 1 और d कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 64 तो आ जाएगा इधर, अपॉन में आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा n-1 के इक्वल। बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। यहां तक भी एकदम स्मूथ मक्खन की तरह चल रहा है। अब अगर मैं आगे ध्यान से देखूं तो मुझे मिल रहा है 64/6 विच इज इक्वल टू 10 पॉइंट समथिंग, है ना, 10 पॉइंट समथिंग, जो भी जाएगा मेरे को मतलब नहीं है, बट ये अपने पास आ रहा है किसके इक्वल, n-1 के इक्वल। और यहां से जब मैंने n सॉल्व किया तो मुझे समझ रहा है कि यार 11 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट क्या, मेरे को मतलब नहीं है, 11 पॉइंट समथिंग।
अब मेरे को ये समझ आ रहा है कि टर्म जो है n की वैल्यू, n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब यार कोई भी सीक्वेंस है तो उसकी टर्म तो n है तो नेचुरल नंबर होगी, कंपलसरी है ना, या तो फोर्थ टर्म होगी या फिफ्थ होगी या तो 11th होगी या 12th होगी। 11.2 तो कोई टर्म ही नहीं होती, 11.3 तो कोई टर्म ही नहीं होती है, ये हैरी पॉटर में चला था, है ना, याद है ना अपने को स्टेशन नंबर। तो यहां नहीं चलेगा, यहां स्टेशन नंबर या तो 10 होगा या 11 होगा, यहां पे पौने 10 नहीं चलेगा। तो मतलब टर्म जो होगी या तो 11 होगी या 12 होगी, 11 पॉइंट समथिंग नहीं चलेगा। इसका मतलब मेरे को इतना समझ आ गया ये सीक्वेंस का, है ना, इस सीक्वेंस का जीरो तो कोई टर्म है ही नहीं, इस सीक्वेंस का जीरो तो कोई टर्म है ही नहीं। तो मैंने माना कि मेरे को समझ आ गया, तो यार ये भी मेरे को समझ आ रहा है कि 11 पॉइंट समथिंग पे जीरो जा रहा है, मतलब इससे जस्ट पहले क्या आ रहा होगा, नेगेटिव, इसके जस्ट बाद क्या आएगा, नेगेटिव, करेक्ट। यानी कि 11 पॉइंट समथिंग पे n की वैल्यू 11 पॉइंट समथिंग पे an 0 आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली 11 पे क्या आ रहा होगा, अरे लास्ट नेगेटिव ही तो आ रहा होगा। तो इसका मतलब मुझे समझ आ रहा है कि A11 जो है वो क्या आ रहा है, वो अपने पास आ रहा है लास्ट नेगेटिव। क्यों, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका जस्ट अगला टर्म मतलब A12 वो क्या आ रहा होगा, वो आ रहा होगा अपने पास फर्स्ट पॉजिटिव। बस इतना सा खेल है। अब मेरे से पूछा जा रहा है अगर लास्ट नेगेटिव तो A11 निकाल दो, फर्स्ट पॉजिटिव पूछा जा रहा है A12 निकाल दो, A11 भी निकालना था, A12 भी निकालना था, लास्ट नेगेटिव भी आ गई और फर्स्ट पॉजिटिव भी आ गई। क्या ये पॉइंट समझ आया? मतलब आपने क्या करना है, इट्स जस्ट लाइक मैगी बनाने का काम, कि यार आपको फिक्स स्टेप फॉलो करना है। गैस चलाई, अपना बर्तन रखा, मैगी डाली, पानी डाला और बॉईल किया, खत्म। तो फिक्स स्टेप है, क्या करना है, an को 0 माना n को 0 माना, a दे रखा है, d दे रखा है, फाइंड करा और n की वैल्यू निकाली। n की वैल्यू क्या आ सकती है, दो केस बनेगा ना, n की वैल्यू क्या आ सकती है, दो केस बनेगा। जब मैंने n फाइंड करा तो n हो सकता है कि नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करे और हो सकता है n नेचुरल नंबर्स को बिलोंग ना करे। डन, n हो सकता है नेचुरल नंबर को बिलोंग करे, हो सकता है n नेचुरल नंबर को बिलोंग ना करे। जो तो n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो मुझे समझ आ गया कि यार an जो है ना, उस केस में an जो होगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, मतलब एक टर्म है जो नेगेटिव 0 है। अच्छा, अब इस केस की बात करना है, नेगेटिव से कहां बढ़ रहा है, पॉजिटिव की, यानी कि इससे जस्ट पहले वाला जो टर्म आ रहा होगा a ऑफ n-1, वो क्या आ रहा होगा, वो आ रहा होगा अपने पास लास्ट नेगेटिव। वो क्या आ रहा होगा, लास्ट नेगेटिव। इसका जस्ट अगला टर्म जो आ रहा होगा दैट इज a ऑफ n+1, वो कौन सा आ रहा होगा, जस्ट अगला टर्म जो आ रहा होगा a ऑफ n+1, वो कौन सा आ रहा होगा, वो आ रहा होगा अपने पास फर्स्ट पॉजिटिव। क्या ऐसा ही कुछ होगा? जो तो n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो उससे जस्ट पहले वाला लास्ट नेगेटिव और जस्ट बाद वाला लास्ट पॉजिटिव, कब, जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इसका मतलब a तो मेरे को दे रखा था नेगेटिव और d मेरे को दे रखा है पॉजिटिव, ये उस केस की बात हो रही है। डन। अच्छा, अगर जो n नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा, जैसे ये हुआ, क्या हुआ, 11 पॉइंट समथिंग आ गया, 12 पॉइंट समथिंग आ गया, 4 पॉइंट समथिंग आ गया, 5 पॉइंट समथिंग आ गया, जब भी ऐसा क्वेश्चन हुआ तो मुझे समझ आया कि यार an 0 तो है लेकिन n की सीक्वेंस की कोई भी टर्म 0 है ही नहीं, कोई भी टर्म 0 है ही नहीं। तो उस केस में a ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ n, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन पता ही अपने को, मतलब फ्रैक्शन वाला पार्ट हटा दो, 11 पॉइंट समथिंग में से पॉइंट समथिंग हटा दोगे तो 11 बचेगा, उसी को ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन बोला। और ये कौन सा हो जाएगा टर्म, ये हो जाएगा अपने पास लास्ट नेगेटिव। अच्छा, इसका जस्ट अगला वाला टर्म मतलब a ऑफ n+1, ये कौन सा हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा फर्स्ट पॉजिटिव। तो यहां से अपने पास लास्ट नेगेटिव और फर्स्ट पॉजिटिव दोनों ही निकल के आ गए। क्या ये पॉइंट भी समझ आता है? बिल्कुल आसान, मक्खन है ना। क्या हुआ, कब, जब a नेगेटिव था, d पॉजिटिव था, ऐसे ऐसे किया, n निकाला, n कैसे निकाला था, जब n को 0 से इक्वेट किया। अब n की वैल्यू या तो फ्रैक्शनल या इंटीग्रल, अगर नेचुरल नंबर आ रही है मतलब इंटीजर आ रही है, इसका मतलब उस केस में क्या करोगे, उस केस में मेरे को समझ आ रहा है कि यार ये 0 है तो इससे पहले वाली नेगेटिव और इससे बाद वाली पॉजिटिव। अच्छा, अगर नहीं आ रहा मतलब उसका फ्रैक्शनल अगर पार्ट हटा दो तो जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन जो वैल्यू देगा वही मेरे पास क्या आ जाएगा, लास्ट नेगेटिव, और उसका जस्ट अगले टर्म कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट पॉजिटिव, जैसा इस केस के अंदर हुआ। आई होप पॉइंट क्लियर है ना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है,
पूरे चांसेस है, तो समझना जरूरी है ना, समझना जरूरी है। अच्छा, अगर इसकी जगह थोड़ा सा चेंज आता, थोड़ा सा चेंज क्या ही आ जाता है ना, थोड़ा सा चेंज क्या ही आ जाता, ऐसा चेंज आता कि भाई ए मेरे पास आ रहा होता पॉजिटिव और डी मेरे पास आ रहा होता नेगेटिव। क्या हो रहा होता, ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से शुरू होके घटते 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 कहां जा रही होती, नेगेटिव की तरफ जा रही होती। तो उस केस में मेरे पास क्या पूछा जाता, तो उस केस में अपने को बोलता कि यार लास्ट तो पॉजिटिव बता दो और फर्स्ट नेगेटिव बता दो। कैसे, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बोला है, अब बोला फर्स्ट तो नेगेटिव लास्ट पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि मेरे को ए तो दिख रहा है 66, ए तो क्या दिख रहा है भाई अपने को, ए अपने को यहां पे दिख रहा है 66 विच इज पॉजिटिव। अच्छा, डी अपने को दिख रहा है यहां पे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो डी कितना आ रहा है अपने पास, 6 + 3 9 आ रहा है, वो भी कौन सा, नेगेटिव 9 आ रहा है। मतलब मुझे ये समझ आ रहा है कि यार ये वो वाला केस बन रहा है जो अपन डिस्कस करना चाह रहे थे लेकिन कर ही नहीं थे। कौन सा, जब ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो। समझ आया। अच्छा, जब भी ऐसा केस रहेगा कि डी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव हो, तो क्या पूछा जाएगा, तो अपने से पूछा जाएगा कि यार बता दे एक तो तू फर्स्ट नेगेटिव टर्म और एक बता दे लास्ट पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं होगा कि पॉजिटिव आते 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 लास्ट आ जाएगा, फिर शायद जीरो आ भी, शायद जीरो ना भी आए, और उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट नेगेटिव। फर्स्ट नेगेटिव अप्रोच क्लियर, तरीका वही, फंडा वही, सेम अप्रोच मैगी बनानी है। क्या करना है, ए एन को मान लेना है कि ए एन जो है वो क्या है, जीरो है। ए एन जीरो निकालना है, मतलब ए अपने को पता है, डी अपने को पता है और एन अपने को फाइंड करना है इसके लिए। तो जीरो इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी विच इज -9। आया, बिल्कुल आया। यहां से फाइंड करोगे तो आ जाएगा -66 अपॉन -9 इज इक्वल टू n-1। आया, बिल्कुल आया। फर्दर सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है कि यार माइनस माइनस तो हो गया कैंसिल, माइनस माइनस तो हो गया कैंसिल, और अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मुझे पता है यार 9 7 आता है 633, तो 7 पॉइंट समथिंग इज इक्वल टू n-1, और फर्दर सॉल्व करने पर n कितना आ रहा है, n अपने पास आ रहा है 8 पॉइंट समथिंग, मतलब ये मेरे पास आ गया अगेन। अरे सर दूसरे क्वेश्चन में भी यही हुआ, मतलब इस क्वेश्चन में भी क्या होगा कि यार जीरोथ टर्म कोई ना है नहीं, जीरोथ टर्म कोई है, मतलब कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसका रिजल्ट जीरो आ जा रहा है, जिसका टर्म जीरो आ जा रहा है। इसका मतलब जीरो नहीं है तो क्या हो गया, फर्स्ट अपने को तो फाइंड भी नहीं करना, अपने को तो क्या फाइंड करना, लास्ट फर्स्ट नेगेटिव और लास्ट पॉजिटिव। मतलब ये घटते 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 कहीं लास्ट पॉजिटिव पे आया, उसके बाद नेगेटिव पे आ गया। सेम अप्रोच, अगर जीरो नहीं है तो इस 8 पॉइंट समथिंग अगर जीरो आता, इसका मतलब एक्चुअल में जो ए टर्म है वो कौन सा है, वो जीरो से जस्ट पहले वाला टर्म, और जस्ट पहले वाला टर्म तो पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव, तो दिस विल बी इक्वल टू लास्ट पॉजिटिव टर्म। और इसका जस्ट जो नेक्स्ट टर्म है मतलब A9, दैट विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्योंकि पॉजिटिव के बाद नेगेटिव ही जाएगा। तो 8 पॉइंट समथिंग अगर जीरो आ रहा है मतलब 8 आ रहा है मेरे पास लास्ट पॉजिटिव और 9 आ रहा है मेरे पास फर्स्ट नेगेटिव, ये वाला। क्या ये पॉइंट समझ आता है? अच्छा, यहां से एक और रूल, यहां से क्या समझ आ गया कि यार इस केस के अंदर अगर n की वैल्यू, दो ही केस बनेगा। पहला केस बोलेगा कि n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और दूसरा केस बोलेगा कि यार n ना नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। अगर n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, इसका मतलब मुझे समझ आ रहा है कि यार a इज n, तो इसका मतलब क्या समझ आ रहा है अपने को कि a n तो आ गया जीरो, तो a ऑफ n-1 क्या आ रहा होगा, ये मेरे पास आ रहा होगा लास्ट पॉजिटिव, और a ऑफ n+1 क्या आ रहा होगा, a ऑफ n+ आ रहा होगा अपने पास फर्स्ट नेगेटिव। तो यहां से लास्ट पॉजिटिव फर्स्ट नेगेटिव मिला, मतलब अपने पास लास्ट पॉजिटिव फर्स्ट नेगेटिव मिला। अगर n नेचुरल नंबर नहीं है तो जैसा पिछले क्वेश्चन में था एग्जैक्टली सेम, क्या भाई, n ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास लास्ट पॉजिटिव, और a ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ n+1 क्या आ जाएगा अपने पास, फर्स्ट नेगेटिव। तो यहां से लास्ट पॉजिटिव और फर्स्ट नेगेटिव भी हमने फाइंड कर लिया। और कैसे फाइंड किया, बहुत आसानी से फाइंड किया। अच्छे से देख लो, समझ लो, ब्रेन में फिट कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आसान है, क्वेश्चन बनेगा और स्मूथली बनेगा, और गलती के मिस्टेक का चांस है भी नहीं, है ना, वो भी सीधा सीधा बन रहा है। क्या करना है, वापस से मैं पूरी मैगी वापस बनवा रहा हूं, ध्यान से समझना। क्या समझना,
ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, मतलब लास्ट पॉजिटिव और फर्स्ट नेगेटिव पूछा जा सकता है। ठीक, तो अभी क्या करेंगे अपन, ए एन को किया 0 के इक्वेट, ए एन को 0 के इक्वेट किया, ए पता है डी पता है, ए एन 0 माना और वहां से एन निकाला। अब एन की वैल्यू जब निकाली कैलकुलेशन करके तो एन मेरे पास क्या कहेगा, एन दो में से केस बनेगा, या तो नेचुरल आ रहा होगा या नेचुरल नहीं आ रहा होगा। अगर नेचुरल है इसका मतलब ए एन 0 है तो उससे जस्ट पहले वाली यानी कि ए ऑफ एन माइनस 1 क्या रही होगी, लास्ट पॉजिटिव। जस्ट अगली टर्म मतलब ए ऑफ एन प्लस 1 क्या रही होगी, फर्स्ट नेगेटिव। आ गया सेकंड पॉइंट। अगर एन अपने पास फ्रैक्शन ही नहीं, अपने पास फ्रैक्शन आ गया मतलब नेचुरल नहीं है, मतलब मुझे समझ आ रहा है कि यार 0 तो कोई टर्म है नहीं। अगर 0 कोई टर्म नहीं है और जैसा इस क्वेश्चन में आया था कि यार 8 पॉइंट समथिंग वाली टर्म अगर होती तो 0 होती, तो इसका मतलब समझ आ रहा है कि जो 8th टर्म है वो क्या है, वो 0 से पहले वाली टर्म है। 0 से पहले अभी क्या चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो 8 से पहले वाली टर्म, 8 पॉइंट समथिंग से पहले वाली टर्म यानी कि A8, और A8 क्या बन जाएगा अपने पास, लास्ट पॉजिटिव। तो A8 क्या बन गया, लास्ट पॉजिटिव। और जस्ट अगला टर्म जो बनेगा वो 0 तो है नहीं, वो 0 के बाद जो भी आ रहा होगा नेगेटिव आ रहा होगा, तो A9 क्या बन जाएगा, A9 बन जाएगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो यहां से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपसे फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव लास्ट पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ पूछे तो फोड़ दो, है ना, फोड़ दो और सीधा सीधा आंसर निकाल दो। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको, है ना। अब इतना करने के बाद ये अपन ने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया। क्या किया, सीक्वेंस का बेसिक समझा, सीरीज का बेसिक समझा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है समझा, nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं वो समझा, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अपन ने कर दिए, है ना। ये अपना हुआ लेक्चर नंबर 1, इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेटा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब nth टर्म आ चुकी है, आप फाइंड करेंगे अगर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड करना, और उससे रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, है ना, इससे रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस अपन करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।